मंत्रियों की बैठक बुलाई भारत देश के लेवल पर। उन्होंने कहा इस इशू पर आपकी क्या राय है। वो आदेश जो 28 दिसंबर 2003 में जारी हुआ, उसके जस्ट पहले उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, और जो इनके अशोक वाजपेयी कृषि मंत्री हुआ करते थे, इनके विभाग के मंत्री थे। और आपको याद होगा जब आप लोगों ने उनका अभिनंदन किया था हरदोई में, ये प्रश्न मैंने उनके सामने रखा था, और उत्तर प्रदेश की तरफ से वो गए थे दिल्ली। और जब ये प्रश्न आया कि मुख्यमंत्रियों की क्या राय है पेंशन व्यवस्था को समाप्त करने पर, स्थायी करने पर, उन्होंने कहा कि हम तो अपने देश में लागू, प्रदेश में लागू ही नहीं करेंगे, इसको मैं 95 में से लागू कर दूंगा। ये आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बन के गए थे, ये आश्वासन दिया। माननीय सतपाल सिंह जी अपने प्रोग्राम में उनको लाए थे, हजारों की भीड़ कर्मचारियों के लिए। मैंने यही प्रश्न मंच से पूछ दिया कि कांग्रेस की हर नीतियों का विरोध करने वाले माननीय मंत्री जी, आप डॉक्टर हैं, PhD हैं, आपने सब कुछ किया, ये आश्वासन कैसे वहाँ दे दिया। कांग्रेस खराब है, सब कुछ गाली देते हैं, नीति खराब, सब में गाली देते हैं। एक पेंशनों वाला इशू ऐसा था जो उसमें समर्थन करके आप चले आए। एक शब्द भी वो व्यक्ति बोला नहीं मेरे से, सिर्फ मैं भाषण दे के आया, केवल हाथ मिलाया उसे और बोला कुछ नहीं। कहने का मतलब कि जो रूप रंग बदल बदल के आते हैं, सबकी स्थितियाँ एक जैसी हैं, सब एक जैसे हैं। अब थोड़ा सा और आपको उस पर तब हम बिंदु पे आते हैं, जो IMF विश्व बैंक की तरफ आप बहुत बढ़िया इशारा कर रहे थे। वो बात अलग है कि आप उनके पास कम समय था, नहीं सुन पाए। आगे 1 मई की निश्चित प्रोग्राम करेंगे, ये जो हमको डिटेल दिए हैं उससे भी स्पष्ट से कई प्रोग्राम करेंगे। आगे आइए, भारत सरकार 1999 में उत्तर प्रदेश में जिसके भी जिक्र किया, यहाँ पर 1,08,000 पद मृत घोषित कर दिए गए। डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोगों ने लड़ के जिंदा करा लिया, इतना ही आप मानिए। आज एक भी पद उसमें मुर्दा नहीं है जितना उसने कल्याण सिंह ने मुर्दा किया था, वो 2% भी उसी में शामिल था। यद्यपि 2% वाला जियो अभी भी वापस नहीं हुआ है, लेकिन वो जिंदा हम लोगों ने पद करा लिए थे। उस समय 1600 करोड़ रुपए के तत्कालीन मुख्य सचिव ऋण लेने गए थे अमेरिका वर्ल्ड बैंक में। एक और चीज़ है जिसको असली चीज जानकारी कम लोगों की है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो पैसा देता है उसमें एजेंडा भी साथ में अपना देता है। जैसे आप मान लीजिए आपने कर्जा लिया, वहाँ से ब्याज बात तो लेगा, वो तो अलग बात, किस काम में आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये एजेंडा भी अपना देता है। और आज जो चीज़ भारत सरकार, जैसा पुनिया जी एक 13 में किताब उनको पढ़ने को मिल गई, किसी एक साथी ने उनको दे दिया, पढ़ने के बाद उनका दिमाग खुला, फिर इनसे संपर्क किया, हमसे संपर्क किया, हम लोग वहाँ पर गए। खैर बात हम उसी जगह आ रहे हैं। भारत सरकार जो कहती थी कि हम IMF के इशारे पर नहीं कर रहे हैं, बाबूलाल वर्मा जी के सम्मेलन में दिसंबर में PR पुनिया जी मंच से कहे कि हर चीज़ आप विश्व बैंक से क्यों जोड़ रहे हैं। किताब पढ़ने के बाद वही चीज़ उन्होंने अपने पत्र में लिखा जो हमारे इस किताब फ्रंट पेज में लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है। वो भारत के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, वित्त मंत्री गए थे, बड़ा लंबा चौड़ा दल गया था, आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे। ब्रिक्स सम्मेलन माने ब्राजील, भारत, रूस, चीन, एक और कौन हुआ, दक्षिण अफ्रीका, ये हुआ ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का निर्णय। जब विश्व बैंक ने इन पर आपत्ति किया तब इन्होंने कहा मैं तो इसका पूरक हूँ, आपके वर्ल्ड बैंक का पूरक हूँ, आई एम नॉट कम्पिटिटर। विश्व बैंक कहता है नहीं आप कम्पिटिटर हैं। अब भारत सरकार तर्क दे रही है, ब्रिक्स देश तर्क दे रहे हैं, चूंकि आप कर्जा देते हैं, एजेंडा देते हैं और हम विकास के लिए पैसा देंगे, इसलिए हम पैरेलल बैंक बना रहे हैं। तो भाई का हमारे पेंशन वाली बतिया आप विश्व बैंक की मानेंगे, पेंशन वाली बात को आप विश्व बैंक की मानेंगे, अब विकास के लिए ब्रिक्स बैंक बनाएंगे, ये कैसे दोहरी चाल चलेंगे भाई, एक लाइन पर आपको होना पड़ेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है जो हमारे साथी का अनुमान है, जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो वास्तव में विश्व बैंक और अमेरिका परस्त नीतियों के नाते, ग्लोबलाइजेशन के नाते हमारे ऊपर लागू हुई। अब आइए मेन विषय पे। हमको बहुत ही कष्ट हुआ इस जगह ये आने पे। मैं उसी संगठन का अध्यक्ष हुआ करता हूँ जो मैं पार्टी में सारी चीज़ें लिखता आया हूँ। आज ये प्रश्न यहाँ आ रहा है कि 1, 4, 5 के बाद जिनके ऊपर लागू, वो कहाँ है यहाँ पर? अरे आपके ऊपर कैसे लागू नहीं है? क्या आप हर चीज़ आज का नेट पर उपलब्ध है? PFIDA बिल क्यों नहीं निकालते आप PFIDA बिल नेट से निकालिए। कैसे आप उसमें कवर में आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं मुख्य रूप से 3 बात पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक, वह कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होकर आज पेंशनर हैं, जैसे हम ये 4 लोग बैठे हुए हैं।
एक वह कर्मचारी जो 1-4-5 के बाद पहले भर्ती हुए हैं और कालांतर में वो पेंशनर बनेंगे, एक जो 1-4-5 के बाद भर्ती हुए हैं जिनके ऊपर पे, ग्रेड पे एंड डीए का 10% उनका काट करके उनके पेंशन के खाते में टीयर 1 में जमा कराया जा रहा है। शेष दो जो सुरक्षित मान रहे हैं हम उन्हीं में पहले आते हैं, जो दो सुरक्षित हैं, एक बी पीपुल जो पेंशनर है। हम लोग पेंशनर हैं। आप इस चीज़ को आप देखिए 1984 के पहले जब वेतन पुनरीक्षित होता था तब पेंशन नहीं पुनरीक्षित होती थी। अगर आप तो हम इस किताब को पढ़ें, इसमें ये हमने सब चीज़ तो नहीं बता पाएंगे, कुछ मोटी मोटी बातें हम आपके तो इशारा कर रहे हैं। 1984 में प्रथम बार पे कमीशन को ये विषय संदर्भित किया गया। पहले सरकार की मर्जी होती थी कि चलो वेतन पुनरीक्षित हो गया, महंगाई बढ़ गई, जरा पेंशनर को भी थोड़ा पेंशन की रिलीफ दे दिया, ये कहा करते थे। उस समय जब चतुर्थ वेतन आयोग के मैटर संदर्भित किया गया तो उन्होंने वेतन के साथ साथ पेंशन भी पुनरीक्षित करना शुरू कर दिया। आपने 95 में देखा, 96 में जो फिक्सेशन का फार्मूला सेवारत लोगों के लिए दिया गया वही पेंशनर के पेंशन को फिक्स करने के लिए फार्मूला दिया गया। आज 40% ग्रेड पे अगर 1-1-6 से आपको सेवारत वालों को दिया गया है तो 40% फिक्सेशन का लाभ उन पेंशनरों को भी दिया गया है। ठीक है, कल के दिन आप कल्पना करिए, अब यहाँ से मैं कल्पना शुरू कर रहा हूँ, 84 की तरह अब न पेंशन को पुनरीक्षण के विषय न संदर्भित किया जाए उनको, जैसे कि चतुर्थ वेतन आयोग के टाइम पर उत्तर प्रदेश में निगमों का वेतन पुनरीक्षित करने के लिए संदर्भित किया गया था। 1-1-86 से चाहे निगम हो चाहे रोड, सबका वेतन पुनरीक्षित हुआ। आज की तारीख में निगमों का वेतन नहीं पुनरीक्षित हुआ। आज उनको अगर हो भी रहा तो करेंट डेट से हो रहा है। कल के दिन ऐसे ही आपके वेतन के मैटर को पुनरीक्षित किया जाए और पेंशन को ना पुनरीक्षित किया जाए, या डीए को डीलिंक कर दिया जाए। आप 2000 जब नवीन चंद वाजपेयी जी यहाँ मुख्य सचिव थे, मैं अध्यक्ष था, अनेक बार आपको बताया कि डीए को डीलिंक करने के लिए बैठक हो चुकी थी ना। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, होली के दिन था, मैं उनके पास चला गया, हमने कहा मान्यवर हम जानते हैं कि इतना अलोकप्रिय निर्णय आप नहीं लेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी डीए को डीलिंक करने का क्यों यहाँ पर बैठक हो रही है, जबकि 9% उस बार बढ़ गया, ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। तो उन्होंने मुख्य सचिव की तरफ देखा, भोलानाथ तिवारी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा नो सर। तो हमसे मुख्यमंत्री जी कहे कि नहीं अमरनाथ जी, कोई डीए डीलिंक नहीं होगा, हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। बैठक उन्हीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 दिन ही पहले हुई थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री से मुझे आश्वासन मिल रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर आपत्ति नहीं की। लेकिन हमने कहा आज मैं इनसे आपत्ति दर्ज कराऊंगा मुख्यमंत्री के सामने, इसलिए मैंने बेइज्जत नहीं किया क्योंकि अपनी आश्वासन ही बदल दे मुख्यमंत्री तो मैं क्या करूँगा। एक आश्वासन मुझे मिला हुआ है, उस आश्वासन को मैंने छोड़ना चाहिए। फिर मैं मुख्य सचिव चले गए अपने घर, मैं उनके घर गया, उनको हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री के सामने झूठ क्यों बोले, बैठक तो परसों आप ही की अध्यक्षता में हुई थी, प्लेट लिए खड़े हुए थे, उन्होंने बैठाया, कहा हाँ पीठ पर हाथ रखे, उन्होंने कहा अमरनाथ ठीक किया, हमारी इज्जत बचा दिए, अब कल से फाइल जब्त कर ली जाएगी। तो फाइल को मरी थोड़ो ना, आज तो फाइल रखी है, अगर वही आपके लिए डीलिंग। अच्छा एक और है, कोई मंदी काल आता है, कोई भी ऐसी आवश्यकता होती, पैसा की कमी हो गई, पहले पेंशनर की पेंशन बंद की जाएगी, फिर कर्मचारी का वेतन बंद किया जाएगा। 77 में सस्पेंस अकाउंट खुला, सबको मालूम होगा, 77 में सस्पेंस अकाउंट खुला था, सबको मालूम होगा। उस समय वेतन का आधा सस्पेंस अकाउंट में जाता था। सरकार को काम लेना है, पैसे की कमी हो गई, मंदी आ गई, तो ऐसी स्थिति में पेंशनर पहले देखे जाएंगे कि कर्मचारी देखे जाएंगे? कैसे पेंशनर सुरक्षित, जरा आप बता दीजिए हमको। आते हैं कि नहीं कवरेज में आते हैं? और आगे चलिए, अब जरा 1-4-5 के बाद आइए। इस तो PFRDA बिल के चैप्टर 3 के पैरा 5 आपने तो पढ़ाई है, उसमें लिखा है किसी भी प्रकार की व्यवस्था को एक कार्यकारी आदेश के जरिए, एक प्रशासनिक आदेश के जरिए बदला जा सकता है, उसमें लिखा हुआ है। जब इतना सेट प्रिंसिपल है कि पेंशन एक परफेक्टली माने कि वो क्या परिभाषित लाभ है, बेनिफिट के अंदर आता है, उसको अगर बदला जा रहा है कि नकारा, DS नकारा जो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा है, सीधे लिखा हुआ है कर्मचारी अपनी लंबी सेवा काल में जो अर्जित करता है वह पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ पे, डिफर्ड पे, ये लिखा हुआ है। उस डिफर्ड पे को भी बदलने की अगर कोशिश हो रही है, तब आप कैसे समझते हैं कि आपके लिए वो फार्मूला नहीं लग जाएगा?
1, 4, 5 रुपया आप कह सकते हो अब तो हमारे पास 5 साल की नौकरी बची है, कौन से हमसे शेयर ले लेंगे, ये कह सकते हो आप। अब हमसे कौन सा ये पेंशन का अंशदान ले लेंगे। अब उस पर हम आते हैं। आप 1997 के पहले जो पुराने लोग हैं जरा याद करिए, 1997 के पहले ग्रेजुटी आपको उस रेट पर नहीं मिलती थी जिस दिन आप रिटायर होते थे, उस डीए की रेट पर ग्रेजुटी आपको नहीं मिलती थी। 1997 में इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, भारत सरकार के मंत्री थे, उन 56वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 6 मंत्रियों की कमेटी थी। रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव थे, उसी में 50% डीए के मर्जर की बात थी। और यही बात जब हड़ताल के दौरान 2005 में मुलायम सिंह जी नहीं मान रहे थे, मैंने जब याद दिलाया था वहाँ की घटना को, तब उन्होंने माना था कि हाँ पुनर्विचार हम करेंगे। फिर अपने बिंदु पा रहे हैं। 1997 में ये निर्णय हुआ कि जब जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो उस दिन जितना डीए पाता हो उसको ग्रेजुटी के रूप में दिया जाए, माने कि पे और डीए और ग्रेड पे पूरे 16.5 महीना ये आपको दिया जाए। अब उस समय तो था न, उस दिन से निर्णय हुआ। अब सरकार एक कार्यकारी आदेश निर्णय निकाल करके पलट दे कि जैसे हम 1, 4, 5 के बाद के कर्मचारियों के जो पे और डीए और ग्रेड पे मिला करके जमा होता है, जो पैसा बढ़ता है घटता है, उसका 60% हम नगद देते हैं, 40% हम किसी पेंशनरी योजना में लगाते हैं। ऐसे 1, 4, 5 के पहले के कर्मचारियों का ग्रेजुटी और राशिकरण के पैसे को अगर डाल दो आपके पेंशनरी फंड में और कहें पेंशन नहीं देंगे, उस फंड से आप पेंशन आप लीजिए। वो चाहे LIC की स्कीम हो सकती है, तमाम बैंकों की पेंशनरी स्कीमें चल रही हैं, तब आप 1, 4, 5 वाले कवरेज में आए कि नहीं आए। आइए उस बिल में लिखा हुआ है, एक चीज और बिल में लिखा हुआ है कि जो अंतरिम PFRDA बिल बनी है 2003, उसके सारे नियम कानून जैसे ही बिल पारित होगा वो वैध मान लिए जाएंगे। ठीक है, माने जितनी भी इस बीच कार्रवाई, चाहे NSDL के पास पैसा गया, जो बैंक मैनेजर वगैरह हुए, जो भी पेंशन ट्रस्ट बना हुआ है, वो सारी चीज वैध मान लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिना बिल पास किए पूरा कानून देश में लागू कर दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसका पालन कर लिया, तो आप किस बात की आप प्रतीक्षा कर रहे हो। 2009 में इसको जनरलाइज किया गया, इस व्यवस्था को, कि सारे जनता के लिए भी लागू होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 88% पूरा वर्कफोर्स जो है वो 88% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है। इसको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां एसेंशियल नियम है, आपने 8,000 के दिन के वेतन से काटो, वहीं पर लागू हो पा रहा है। जो अन्य लोग इस पर नहीं, इसको आप कर पा रहे हैं, इसलिए आप कोई इसकी गारंटी नहीं दे पा रहे हो। गारंटी क्या दे रहे हो आप? कहते हो बाजार के आधार पर जो उतार चढ़ाव होगा वो देंगे। इसमें हमने एक सेंसेक्स 20-25 साल का सेंसेक्स और उसको निफ्टी का हमने उदाहरण दिया है। आपने देखा होगा सेंसेक्स 1,186 की जो 1,000 वैल्यू थी, उसको जनवरी 2008 में 24,000 है और दिसंबर में 8,000 पे गिर गया। दिसंबर 2008 में 8,000 पे आ गया। फर्ज करो कि अमरनाथ यादव जनवरी 8 में रिटायर हुए, 1,000 रुपया 86 में उनका था, तो 24,000 हो पाएंगे। और आप दिसंबर 12 महीने बाद रिटायर हुए तो आप 8,000 पाओगे। ऐसे उतार चढ़ाव वाली जगह पर आपका पैसा 1, 4, 5 के बाद वालों को जो कंट्रीब्यूटरी में जा रहा है वो लगाया जा रहा है, उसका क्या भरोसा है। शेयर मार्केट तो है ही। सेंसेक्स निफ्टी का मैंने उदाहरण लिया, जबकि इसमें तमाम ऐसी कंपनियां, भी अलग अलग कंपनियों की बात करूं जो हमेशा माइनस में रहती हैं। ये तो 2, 4, 10 कंपनियां हैं जिनके नाते ये थोड़ा सा मैंने चढ़ाव दिखाई पड़ता है, नहीं अन्यथा अधिकतर लोग डाउन ही रहते हैं। अब सरकार का एक ही तर्क है, सरकार कहती है कि यादव जी आप गलत कह रहे हो, इसमें 15% तुम शेयर में डाल रहे हैं, बाकी पैसा तो गवर्नमेंट गारंटी में डाल रहा हूँ। कारपोरेट जगत में डाला, कारपोरेट जगत को गवर्नमेंट का मानते हैं, कारपोरेट जगत पूरा देश खा के बैठ जा रहा है। अभी आपने जो बात कही, कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए ही तो पैसा दिया गया, वो पूरे देश को खा डाल रहा है। ये कह रहे कारपोरेट जगत में लगा रहे हैं, हमने कहा अच्छा वेरी गुड, कारपोरेट जगत में लगा रहे हैं, आप मुझे 10% की गारंटी दे दीजिए। आज वरिष्ठ नागरिक हम लोग हैं जो 1,50,000 बचाए होंगे, अगर जमा किए होंगे 10% मिलता है, तो हमने कहा 10% की गारंटी आप इस पर दे दीजिए। अगर आप जानते हैं पैसा बढ़ना ही है तो बढ़ने की 10% गारंटी, बाकी बढ़ जाए तो हमारी तकदीर है। ये गारंटी आप नहीं दे पा रहे, एक गारंटी ये। दूसरी गारंटी ये चाहिए कि जब हम रिटायर हों कितनी पेंशन आप देंगे। एक तो ये हो कि पेंशनर का कोई घाटा नहीं होगा, 1, 4, 5 के पहले वालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, इनको कितनी पेंशन देंगे,
कोई गारंटी सरकार, ना तो भारत सरकार न राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। अब इस स्थिति में एक और केवल एक विकल्प बचता है आपके पास कि 1961 का जो आपका पेंशन नियमावली है और जो जीपीएफ नियमावली 1985 का है, ये अपने ऊपर लागू कराए रखें। ये केवल 1-4-5 के बाद वालों के लिए नहीं है। उस तारीख की कल्पना करिए जब 1-4-5 के बाद के लोग रहेंगे 80%, आप रहोगे 20%, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर उस समय सारा एक झटके में सब खत्म कर दिया जाएगा। वही कहने एक और बात हम कहना चाहते हैं आपसे, हम ये पैसा तब पढ़ेगा जब पैसा वहाँ जाएगा ना। अब एक और आपको अद्भुत घटना बताऊं, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को 10 रुपये लगा के सूचना के अधिकार के तहत पूछा कि मुझे बताइए कि आपने कितना पैसा पेंशनरी 1-4-5 के बाद कितने कर्मचारी शिक्षक भर्ती हुए हैं और उनकी अलग अलग वर्षवार सूचना दीजिए, और सरकारी शेयर का कितना पैसा आपने उसमें जमा किया है, कर्मचारी का कितना पैसा लगा है, शिक्षक कितना लगा है, आपने कितना जमा किया है, ये हमने पूछा उनसे। अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने, अगर मेरी इस पर भरोसा करके तमाम एमपी लोग विश्वास करके इन्हीं सब बातों को, अरे पुनिया के पत्र में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब 2003 में आपने लागू कर दिया था, बिल काहे को पास करा रहे हो? बोलो, मैंने एक तरह से भले व्हिप जारी करने में पुनिया भी वोट दे दें उनके पक्ष में, लेकिन आदमी ये प्रश्न उठाया कि जब आप 2003 में लागू कर चुके हो तो कौन सा कानून बनाने के लिए बिल पारित कर रहे हो? इसके माने आपको अधिकार था, जब अधिकार था तो व्हाट इज यूज ऑफ बिल? ये प्रश्न अपने लेटर में व्यक्ति ने उठाया है। वो ठीक है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, व्हिप जारी होता है, अपनी सांसदी बचाना है, कल्याण की बताओ सांसदी बचाने के लिए आप तक भाजपा की सदस्यता नहीं ले पा रहे थे, की रहे हो, तो लोग स्वार्थपरता तमाम रहती है, उसकी बात हम नहीं करते। हम जो बात कह रहे थे, पैसा जाएगा तब बढ़ेगा, इस बात पर एक छोटा कैलकुलेशन आपके सामने, आप लोग भी कलम पेंसिल कैलकुलेट करिएगा। मैंने कल्पना किया कि 1-4-5 के बाद 1,08,000 मायावती जी कर्मचारी भर्ती किया था सफाई कर्मी, सबको पता है, 1800 ग्रेड पे है, 500 वाला उनका पे बैंड है। हमने उन पर कैलकुलेट किया कि 1 लाख, अगर वो जो 1 लाख पर पे ग्रेड पे और डीए मिला के उनका 18,000 बनता है, और उस पर 10% 1800 हुआ, 12 का गुणा कर दीजिए 216 हुआ, 21,600 हुआ, 1 लाख का गुणा कर दीजिए तो 216 करोड़ आता है। ऐसे हमने ये माना कि 1 लाख पुलिस भी भर्ती हुई, 1 लाख पुलिस भी भर्ती हुई, 1 लाख, अरे नहीं, पहले वाली ये पुलिस का है, इसके पहले हम सफाई कर्मचारी का चूँकि 12,000 बनता है ग्रेड पे और डीए मिला के 12,000 हुआ, अब उसको जो है आप 12 महीने के जोड़ेंगे और फिर 1 लाख का भाग देंगे तो 150 करोड़ रुपये, 150 करोड़ ये हुआ, 1 लाख पुलिस पर 216 करोड़। ऐसे ही प्राइमरी का टीचर 1 लाख भर्ती हुआ, उसका ग्रेड पे जो है होता है 4200, 9300 उसका पेमेंट शुरू होता है। इसको अगर 12 महीने खर्चा जोड़ें तो ये आता है 282 करोड़, तो 150 प्लस 216 प्लस 282 ये आता है 648 करोड़। अगर 5 लाख पर ये कन्वर्ट कर दीजिए फिगर को, राउंड अबाउट 950 करोड़, माने 1000 करोड़ आता है। अब जरा मैं बजट पे आ रहा हूँ। पिछले बजट में सरकार ने अंशदायी पेंशन व्यवस्था में अपना शेयर भेजने के लिए 144 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। आज जो बजट इस समय 2013-14 चल रहा है, इसमें 164 करोड़ अलॉट किया है। जब 1000 करोड़ रुपए हमारे हिस्से का पैसा वहां जाएगा और तुम्हारा 164 करोड़ बजट का आवंटन ही है, तो तू कैसे भेजोगे वहां अपना? तो इसके मानिए ये हुआ कि जितना पैसा हमारा जाएगा उतना तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा। और जहां ईपीएफ सिस्टम लागू है, एक तो ये घाटा हुआ, आपको सरकारी क्षेत्र का पैसे नहीं गए, जब पैसे नहीं गए पैसा बढ़ेगा, चाहे शेयर बुरा हो अच्छा हो, इक्विटी बांड हो, कॉर्पोरेट बांड हो, सरकारी बांड हो, लेकिन जब जाएगा पैसा तब ना बढ़ेगा। पिछले 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई वित्त विभाग में, वहां पर एनएसडीएल के लोग, पेंशन ट्रस्ट के लोग आए हुए, उन लोगों ने कहा कि 250 करोड़ मात्र अभी आपने जमा किया है, 1,500 करोड़ रुपया मिलना चाहिए आपको। सरकारी कर्मचारी को जिस दिन नौकरी माता काट दिया जा रहा है, जमा पैसा नहीं हो रहा है, तो उसको फिर कहाँ से भैया बढ़ेगा जिसके आधार पर आप पेंशन दोगे? आज ये स्थिति है। और जो हमने इस संबंध में जो कमियां बताने जा रहे थे, जहां पर ईपीएफ सिस्टम लागू, पता लगा लीजिए, अर्हकारी सेवा की गणना सेवा योजक के शेयर से निर्धारित की जाती है।
कल के दिन उत्तर प्रदेश या केंद्र गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करके कह दे सेवा आयोजक का जितने वर्ष का शेयर जमा किया होगा उतने ही अर्कारी सेवा आपकी मानेगी। माने आज जो 20 वर्ष में पूरी पेंशन की व्यवस्था है, अर्कारी सेवा 18 हो, तो माननीय सरकार ने जब 2005 से लागू है, आज 144 जोड़ लीजिए, इतने पैसा तो बजट सरकार ने अलॉट किया है। इतने पैसे में कहाँ सरकार का शेयर पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब सरकार का शेयर नहीं रहेगा तो आपका अर्कारी सेवा ही पूरी नहीं मानी जाएगी। आश्चर्यजनक बात यह है, हमने जैसे आपने अपने पत्नी को दिया पढ़ने को, हमारी पुत्रवधू पॉलिटेक्निक में लेक्चरर है अंग्रेजी, हमका अंग्रेजी की लेक्चर तो सब समझती ही होगी, हमका इसको जरा पढ़ो। तो कहा पापा जी प्राण माने क्या हुआ, उनमें है ना एक जगह प्राण PRAN, तो हमका देखो तुम्हारे अपॉइंटमेंट लिखा है लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर आपको व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह प्राण जो है उसी महीने आपसे भरवाया जा रहा है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। माने अभी आप परमानेंट नहीं है लेकिन अकाउंट नंबर आपका परमानेंट है, रिटायरमेंट का परमानेंट है। तो यह उल्टी दशा, जब भी प्रोविजन पीरियड भी कर्मचारी को पूरा नहीं है, पैसा कट के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में जाना है जिसका कोई पता चता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या पेंशनर, क्या 145 के पहले, क्या 145 के बाद सब एक लाइन पर खड़े हो, चाहे इसको बड़ा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, हम तो पहले के हैं, हम तो बाद के हैं, हम तो ऐसे हैं। अब यह बहुत डिटेल में तो वही है कि पूरा पढ़िएगा। अब तो किताबियाँ हमारी हमको अधूरी लगने लगी, अब ये किताब मुझे ही हमको अधूरी लग रही है, अभी हमको अब इसमें न जाने क्या क्या उसमें भरने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके सामने है। चूंकि मैंने इतने दिन आपका नेतृत्व किया, खाली हूँ, न कोई कार्यालय है न कोई काम है, लड़के बच्चे अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, कहीं कुछ पढ़ा को नोट कर लिया, गए कंप्यूटर पर बोल दिया, कुछ बन गई, उस तब तक भरे में एक पत्रिका बन गई है। ये हुआ, अपना दायित्व समझ करके हम आपके बीच में बताते हैं। बाकी आपका संगठन जो निर्देश, हमको आज निर्देश देने की स्थिति में आपको नहीं है। पेंशनर वाले बुलाए थे, वहाँ भी गए, आप पेंशनर के यहाँ भी बढ़िया संगठन चल रहा है, आप भी चल रहा है, कई तमाम जिले में चल रहे हैं। वहाँ भाई अगर कोई कार्यक्रम करेंगे वहाँ भी हमने यही कहा कर्मचारी के साथ खड़े होइए, अगली पंक्ति में खड़े हुए, आप पुराने हैं, आपकी पहला दायित्व बनता है, आपको कोई ना पूछे तो भी जाके खड़े होइए। वहाँ पर विधानसभा के सामने धरना होता है, मैं तो इसी चला जाता हूँ, चाहे हमको कोई बुलाए ना चाहे ना बुलाए ना, धरना प्रदर्शन में कौन आमंत्रण देना है, उसमें ऐसे ही चले जाता हूँ। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको कोई निर्देश दूँ, लेकिन ये कहने की जरूरी स्थिति में हूँ 145 से अब तक जितना हमारे कर्मचारी का पैसा काटा गया है, मैं ब्याज सहित GPF खाता खुलवा करके उसके खाते में जमा कराया जाए और इस नियमावली को वापस लिया जाए। ये अगर हम आप करेंगे तो आप लोग बहुत ही भविष्य आपका खतरनाक होगा। मित्रों, एक उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि इस बिंदु पर सारे संगठन, अब हम तो पहले बहुत थोड़ा सा छापे थे, भाई डिप्लोमा इंजीनियर के एक साथी हमारे राय साहब, उन्होंने 1000 काम भी छाप दिया। इसको करते करते अब तक हम 7000 के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे तमाम लिटरेचर और निकल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक वाले इसी मैटर को लेकर अपने उसमें लग के अपने सम्मेलन में बंटवाया, शिक्षकों में भी बड़ी जागरूकता फैल रही है। ले दे करके आप अगर अक्टूबर नहीं तो सितंबर अक्टूबर तक अगर माहौल बना दिए, उत्तर प्रदेश सरकार 2014 का लक्ष्य बनाए है MP का चुनाव को, और आप ये लक्ष्य बनाओ, वो सरकार बड़ा खुश है। मैंने प्रमोशन में आरक्षण को रोकने में इसलिए सारा वोट हमको मिलने का, ये गफलत में इस समय समाजवादी पार्टी है, सब लोग समझ रहे होंगे कि आरक्षण को हमने रुकवाया है, इसलिए बड़ा प्रसन्न है। आप इस बीच में इशू बना दीजिए कि कर्मचारी के प्रमोशन की अनुज है कितने, आपने जिनकी सुरक्षा किया, बड़े बड़े पदों में इंजीनियर साहब, रिश्वत लेने वाले पदों पर आपने व्यवस्था की है। एलटी में बताओ क्या % प्रमोशन का आपका है, सीनियरिटी कितना पोस्ट पे, ग्राम विकास अधिकारी आया और चला गया, ग्रुप 3 में आए और एक स्टेज बढ़े हो नहीं, उसी पे आप चले गए, तो आपके पास प्रमोशन है कितना जो आपने आरक्षण खत्म करके बड़ा लाभ हमको दे दिया। सर ये आगाह कर दीजिए, अगर पेंशन को आप नहीं कंसीडर किया तो हम भी 2014 को आपको देखने नहीं देंगे। ये अगर आप यकीन मानिए कि पेंशन व्यवस्था बदल जाएगी। ये हम आपसे कहना चाहते थे। समस्याएं आपकी ACP भी समस्या है, वेतन विसंगत की समस्या है, बड़ी मुश्किल से ग्रामीण क्षेत्र का मकान किराया भत्ता बराबर नगर के किया गया था।
आज ग्रामीण को वर्गीकृत में नई जो है मलिन बस्ती बसा दी गई। ठाकुर साहब यहाँ यही कहा करते थे, हम इसको खत्म करा के छोड़ेंगे, खत्म भी हुआ। आज अवर्गीकृत श्रेणी जो जिंदा रखी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, इसको पहली आवश्यकता है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पीएससी पे काम कर रहे हैं, जो तहसील में काम कर रहे हैं, ब्लॉक में काम कर रहे हैं, गाँव में काम कर रहे हैं, उनको मकान किराया भत्ते में 400-400, 500 की हानि हो रही है। ये अवर्गीकृत को सी श्रेणी में आना चाहिए। ऐसे हर इशू हैं जो संगठन की तरफ से आप आ रहा होगा, उसको आप लड़ेंगे। एक इस विषय को भी इम्पोर्टेंट विषय के रूप में लीजिए, चूँकि आपके बीच में इतने दिन हमने सेवा की है, आपने हमको हमेशा माला पहनाया है, हमेशा स्वागत किया है, उस अपने दायित्व को समझ करके इतना मैं अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारी इन बातों पर आप गौर करेंगे। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी इन बातों पर यहाँ पर इतने लोग देखने वाले, सुनने वाले थे। यह देखकर मेरी जो उत्साह था उसमें वृद्धि हुई है। आगे हम और बढ़िया लिटरेचर आपको देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अंतिम एक बात मैं कहूँगा, ये निर्देश देने वाले बनिए अध्यक्ष जी। ये जो आपने निर्देश देना बंद कर दिया, यहाँ मामला खराब हो गया। एक सेकंड में बात और कहूँगा, मुगल बादशाह हुआ करते थे बादशाह सफ़र, आके सीधे सालार नगा साहब गनीम चढ़ आया, दुश्मन आ गया, कुछ करो। तो बिल्कुल चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। दोबारा फिर आया भागा, दोबारा फिर ये कह दिया। तिवारा जब आके उसने घेर लिया तख्त पे बैठे हुए बादशाह सफ़र को, तो कलम उठाया, कागज़ उठाया कि हम तो चले, तुम बैठ जाओ। ऐसे निर्देश देने वाले हैं आजकल। आप बनिए, आप उस चीज़ को संभालिए, तब कुछ बात बने आगे। वो उसने गलती किया था, वो जो है कहता था कि वो निर्देश नहीं देता था। मैं साफ कह के जा रहा हूँ ना कि मैं निर्देश नहीं दे रहा हूँ, निर्देश संगठन का होगा। मैं तो साफ बता रहा हूँ ना, उस संगठन मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ। उस संगठन में हम दोबारा लाना चाहते हैं आपको। इसमें मैं थोड़ा सा